निकाह के बाद बारात ने खाना खाया। खाने के बाद दुल्हन रुखसत हुई। वो रुखसत होकर बराबर वाले मकान में आ गई। इस मकान के कमरे को दूल्हा दुल्हन के लिए मखसूस कर दिया गया था। इसे अच्छी तरह सजाया गया था। गुलाब के फूलों से खूब महकाया गया था। साबरा और वाहिदा दुल्हन के पास बैठी थी और आपस में बातें कर रही थी। आज दिन भर जो बीती थी इसकी रुदात साबरा बता रही थी। नीलम इनके पीछे खामोश बैठी थी। वो ये सारी बातें सुनकर परेशान हो रही थी। इधर दूसरे कमरे में फुरकान मामू, बाबर अली और फयाज के साथ बैठे थे। मामू ने खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया था। पेट पर कसी पैंट ने परेशान करी थी। उन्होंने सोचा कि कपड़े तब्दील करके जरा इजी हुआ जाए। बाबर में कपड़े बदल कर अभी आया। फुरकान मामू ने उठते हुए कहा, जी अच्छा मामू। बाबर अली ने कहा। फुरकान मामू ने अपना कोट उतार कर हैंगर पर लटकाया। कोट को हैंगर पर लटकाते हुए इनकी नजर अंदरूनी जेब पर पड़ी। इस जेब में उन्हें कुछ नोट रखे हुए नजर आए। उन्होंने फौरन जेब में हाथ डाला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इनके हाथ में नोटों की मोटी गड्डी मौजूद थी। मामू फुरकान ने जल्दी जल्दी नोट गिने। पूरे 15,000 थे। अरे बाबर, कमाल हो गया। मामू फुरकान ने दूर ही से आवाज लगाई। क्या हुआ मामू? बाबर अली ने चौंक कर कहा। बाबर, पैसे तो ये रहे। मामू फुरकान ने करीब आकर नोट दिखाए। ये कहाँ से मिले? बाबर अली ने हैरत ज़दा होकर पूछा। कोट की जेब में से, फुरकान मामू ने बताया। जाते हुए मैंने कोट की इसी जेब में पैसे रखे थे और अब इसी जेब से मिले हैं। तो मैंने सारी जेबें टटोल डाली थी, मगर पैसों का पता नहीं था। मामू फुरकान, ये क्या हो रहा है? बाबर अली की पेशानी फिक्र आलूद हो गई। अल्लाह ही बेहतर जानता है, मामू फुरकान ने कहा। गहरा सांस लिया, फिर सोचकर बोले, साबरा कहाँ है? वो दुल्हन वाले कमरे में है। साबरा, तुम्हारा पर्स कहाँ है? मामू ने कहा। अंदर कमरे में है। साबरा ने मामू फुरकान का चेहरा गौर से देखकर कहा। जरा उठाकर लाना, मामू फुरकान ने कहा। अच्छा, मैं लाती हूँ। क्या करना है? जरा इसे खोल कर देखो, मामू फुरकान ने कहा। खाली पर्स को क्या खोल कर देखना? साबरा ने पर्स की जिप खोली। जिप खोलते ही इसकी खुशी से चीख निकल गई। अरे मामू, पैसे! इसमें तो पैसे मौजूद है। साबरा ने जल्दी से पैसे निकाल कर इन्हें गिना। पूरे 10,000 थे। मामू, पूरे 10,000 हैं। साबरा खुशी से चिल्लाई। लेकिन फुरकान मामू अब वहां मौजूद ना थे। वो ये खबर सुनाने बाबर अली के पास जा चुके थे। बाबर साबरा के पर्स में भी सारे पैसे मौजूद हैं। उन्होंने कमरे में पहुंचकर बाबर को बताया। वाकई? बाबर अली खुश होकर बोला। हाँ वाकई। साबरा कमरे में दाखिल होते हुए बोली। मामू, क्या आपके पैसे भी मिल गए हैं? हाँ मामू को भी मिल गए, बाबर अली ने बताया। साबरा, आप क्या कहती हो? मामू फुरकान ने साबरा को बगौर देखा। मैं क्या कहूँ मामू, पैसे मिल गए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। ये पैसे गायब कहाँ हो गए थे? मामू फुरकान ने पूछा। मुझे क्या मालूम, साबरा ने बेनियाजी से कहा। वैसे कितनी हैरत की बात है कि आप दोनों के पास से रकम गायब हो गई। इस मरतबा फयाज हुसैन बोले। मैं तो समझ रहा था कि बाजार में किसी ने उड़ा ली। अगर ये पैसे ना मिलते तो हमेशा ही समझता रहता। आप क्या समझ रहे हैं? मामू फुरकान ने पूछा। मेरे ख्याल में आप लोगों ने अपनी जेब और पर्स अच्छी तरह ना देखा। फयाज हुसैन ने राय दी। भाई साहब, क्या बात करते हैं? बाबर अली ने कहा। साबरा ने तो मेरी जेबें भी खंगाल डाली थी। फयाज साहब, आपको जिन्नों वगैरह पर यकीन है? फुरकान मामू ने अब साफ लफ्जों में पूछा। मुझे तो बस पैसे पर यकीन है। ये पैसा इतना बड़ा जिन है कि सबको तिगनी का नाच नचा देता है। फयाज हुसैन ने कीमती सिगरेट होंठे से दबाते हुए कहा। इनके होंठों पर बड़ी मानी खेस मुस्कुराहट थी। फयाज हुसैन एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बस एक ही चीज पर यकीन किया था और वो था पैसा। पैसा इनका ईमान था। वो जिन भूतों से नहीं डरते थे, अलबत्ता डूबती हुई रकम से इनकी जान जाती थी। यही वजह थी कि मामू फुरकान की बात का मजाक उड़ाने की कोशिश की। मामू फुरकान ने सोचा, जो आदमी पैसे के अलावा किसी बात पर यकीन नहीं रखता, इससे बात करने का फायदा। अकबर को जब पैसे मिलने की खबर मिली तो वो बहुत खुश हुआ, वरना जब से वो लोग घर से चले थे कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो जहरी परेशानी का बायस थी। नीलम से शादी इसका ख्वाब था। इसने कराची में अपने घर के लोगों और खानदान वालों से नीलम के हुस्न के चर्चे सुने थे और वो इसे देखे बगैर ही इस पर आशिक हो गया था। वो इसके ख्वाब देखने लगा था और जब नीलम लाहौर से कराची आई और अकबर ने पहली बार इसे देखा तो अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। वो इसके तस्वुर से भी कहीं हसीन थी। इस कदर हसीन कि इसके मुंह से बेख्तियार निकला, ये नीलम नहीं, नीलम परी है। बस इसी दिन से इसने दिल में दुआएं मांगना शुरू कर दी थी कि अल्लाह ने मेरी शादी नीलम से करा दी। अल्लाह ने अकबर की दुआ कबूल कर ली और खुश होकर नीलम को इसके नाम लिख दिया। खानदान में लड़कों की कमी ना थी, लेकिन कुरैय फाल निकला अकबर के नाम। अब वो वक्त बहुत नजदीक था जब इसका मुकद्दर खुलने वाला था। इसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने वाला था। रात आधी गुजर चुकी थी। अकबर इस इंतजार में था कि कब वो लम्हा आए और वो उजले और उसी में पहुंचे। नीलम की अम्मी वाहिदा ने कमरे में मिठाई, फल और एक बड़ा गिलास दूध से भरा रख दिया। राजदा अपने भाई को लेने जा चुकी थी। वाहिदा नीलम को गले से लगाकर कमरे से निकल रही थी। अभी वो कमरे से बाहर ना निकल पाई थी कि उन्होंने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। पलट कर देखा तो उनका कलेजा धक से रह गया। उन्होंने जोर से चीख मारी। वाहिदा की चीख सुनकर नीलम परेशान होकर, इसने वो मंजर ना देखा था, इसलिए फौरन इसकी समझ में ना आया कि अम्मी ने क्यों चीख मारी। जब इसकी नजर इस पर पड़ी तो वो अपना दुल्हन होना भूल गई और गिरती पड़ती दरवाजे की तरफ भागी। अकबर दरवाजे के नजदीक आ चुका था। इसने अपनी सास को बदवास और अपनी दुल्हन को बेहाल देखा तो उसका जिस्म ठंडे पसीने में डूब गया। क्या हुआ? इसने बमुश्किल पूछा। वो, वाहिदा ने कमरे के अंदर इशारा किया। राजदा ने आगे बढ़कर नीलम को संभाला। वो थर थर कांप रही थी। अकबर ने जल्दी से कमरे में कदम रखा तो इसने देखा कि काला बिल्ला ट्रे में गिरा हुआ दूध अपनी सुर्ख सुर्ख जुबान से लप लप पी रहा है। इसने दूध से भरा हुआ गिलास कमरे में उल्टा दिया था। ये देखकर अकबर को बड़ा गुस्सा आया। इस काले बिल्ले ने इसकी आंखों से मीठे मीठे ख्वाब छीन लिए थे। इसका जी चाहा कि वो इस काले बिल्ले की दुम पकड़कर पहले से खूब चक्कर दे और फिर जोर से घुमाकर दीवार पर दे मारे। वो काला बिल्ला अकबर के गुस्से से बेनियाज बड़े आराम से दूध पी रहा था और जब तक इसने दूध का एक एक कतरा ट्रे में से नहीं चाट लिया, इसे सर उठाकर भी ना देखा। अकबर ने आकर बढ़ना चाहा मगर जैसे से कदम जम गए थे। इस वक्त खौफ ना था, शदीद गुस्सा था। वो इस बिल्ले की ढिठाई पर हैरान था। इसे मालूम था कि अकबर कमरे में आ गया है
मगर इस काले बिल्ले को जरा परवाह न थी। वो लप लप दूध पिए जा रहा था और अकबर इसे मारने की शरीर ख्वाहिश के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसके पांव जैसे फर्श से चिपक गए थे। बस ये कुछ लम्हों की बात थी। दूध पीने के बाद इस काले बिल्ले ने साइड टेबल से छलांग लगाई। अब वो अकबर के मुकाबिल था और अपनी लाल लाल आंखों से इसे घूर रहा था। अकबर ने ठोकर मारने के लिए अपनी टांग उठाई और इसे ठोकर मारने ही वाला था कि वो बिल्ला बिजली की तेजी से इसकी टांगों के दरमियान से निकल गया। इस बिल्ले की रगड़ से अकबर गैर मुतवाजन हो गया। इसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला, नहीं तो जमीन पर गिर पड़ता। इस काले बिल्ले की रगड़ बड़ी आहनी थी। अकबर को ऐसे लगा जैसे कोई लोहे की चीज इसकी टांगों पर रगड़ती हुई निकल गई हो। काले बिल्ले के जाने के बाद दुल्हन को फिर से बेड पर बिठाया गया। ट्रे साफ करके एक गिलास दूध और रखा गया। दुल्हन जब सब बनकर बैठ गई तो सब खवातीन कमरे से बाहर निकल आई। तब राजा ने अपने भाई अकबर से कहा, जाइए साहब, दुल्हन आपका इंतजार कर रही है। शुक्रिया जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। ये कहकर अकबर कमरे में दाखिल हुआ। इसने सामने देखा नीलम सर झुकाए बेड के दरमियान बैठी थी। अकबर ने पलट कर दरवाजा बंद किया, चटनी चढ़ाई और मुस्कुराता हुआ दुल्हन की तरफ पलटा। अब जो बेड पर नजर पड़ी तो इसकी होश उड़ गई। वो होश क्यों ना गंवाता, बात ही ऐसी थी। इसके सामने एक दुल्हन नहीं, दो दुल्हनें बैठी थी और ये दोनों दुल्हन नीलम हरगिज ना थी। कोई खबीस सूरतें थी, ऐसी सूरतें कि आदमी देखे तो गिरकर बेहोश हो जाए। वो काली भजंग औरतें थी। दोनों की सूरतें एक जैसी थी। 1 फुट लंबी जुबान, एकदम सुर्ख जैसे अभी किसी का खून चाटा हो। लाल जुबानें कुत्तों की तरह अंदर बाहर हो रही थी और जुबानों के दाएं बाएं से लंबे लंबे 2 दांत झांक रहे थे। इन औरतों की नाक नहीं थी, नाकों की जगह 2 गहरे सुराख थे। इनकी आंखों में से शोले खारिज हो रहे। इस कदर बड़ी और डरावनी आंखें थी कि इनकी तरफ देखा ना जाए, आदमी देखे तो गश खाए। दोनों औरतें दुल्हन के रूप में थी। सुर्ख जोड़ा और जेवर से रास्ता दोनों औरतें एक दूसरे के करीब बैठी थी। इनके चेहरों पर घूंघट ना थे। अकबर को देखकर उन्होंने बड़ी तेजी से अपनी जुबानें जल्दी जल्दी अंदर बाहर की और इस तरह गुराई जैसे उसे पकड़कर कच्चा चबा जाएंगी। अकबर घबराकर दरवाजे की तरफ लपका। पलक झपकते में इसने चटखनी खोली और दरवाजे से निकल गया। ये सब कुछ चंद लम्हों में हो गया। खवातीन अभी अपने कमरे में दाखिल हुई ही थी कि अकबर वहां पहुंच गया। इसने घबराए हुए लहजे में पुकारा, अम्मी। साबरा ने अकबर की आवाज सुनी तो वो तड़प कर पलटी। उन्होंने देखा कि इनका बेटा अकबर इस कड़ाके की सर्दी में पसीने में नहाया हुआ है और आंखों से वहशत टपक रही है। इसका सारा जिस्म कांप रहा है। अरे मेरा बेटा! साबरा ने अकबर को अपने गले से लगा लिया। क्या हुआ मेरे बेटे को? अकबर अभी कुछ कहने के काबिल ना था। वो जुबान से कुछ कहने के लिए मुंह खोलता तो उसकी जुबान लड़खड़ा कर रह जाती। किसी ने इसे एक गिलास पानी दिया जिसे अकबर इस तरह पी गया जैसे परसों से प्यासा हो। पानी पीकर जब जरा इसकी कुछ हालत सुधरी तो इसने साबरा से कहा, अम्मी, वहां नीलम नहीं है, 2 चुड़ैलें बैठी हैं। अकबर, तुझे क्या हो गया है? क्या बकवास कर रहा है? साबरा ने अकबर को तेज नजरों से देखते हुए कहा, अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, वहां नीलम नहीं है, वहां 2 खौफनाक औरतें बैठी हैं। इनकी ये लंबी जुबानें थी और कुत्तों की तरह हिल रही थी। ये बात सुनकर वहां जितनी औरतें थी सबकी सिट्टी गुम हो गई। किसी में इतनी हिम्मत ना रही कि दुल्हन के कमरे में जाकर देखती। साबरा एक निडर खातून थी, इन्हें जिन भूतों पर यकीन भी नहीं था, लेकिन इस वक्त अकबर की हालत देखकर वो भी हिम्मत ना कर पाई कि तनहा अंदर जाकर देखे। उन्होंने नीलम की अम्मी से मुखातिब होकर कहा, आओ वाहिदा, मेरे साथ नीलम के कमरे में चलो। हाय नहीं साबरा, मुझसे अकेले नहीं जाया जाएगा, वाहिदा ने सहम कर कहा। इधर से किसी मर्द को बुला लो। वाहिदा की यह तजवीज साबरा के दिल को लगी। अंदर से वो भी ये चाह रही थी कि कोई मर्द इनके साथ चले। उन्होंने फौरन रास्ता को इशारा किया, राहिदा जाओ, जरा मामू फुरकान को बुला कर लाओ। राजदा पहले ही डरी हुई, इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो ड्राइंग रूम तक तनहा चली जाती। वो परेशान होकर बोली, अम्मी मैं, अरे तू इतनी डरपोक क्यों है? तू सामने के कमरे से मामू फुरकान को बुलाकर नहीं ला सकती? साबरा ने जरा तेज लहजे में कहा। फिर उन्होंने अपनी भतीजी शकीला को मुखातिब करके कहा, शकीला तुम इसके साथ चली जाओ। राजदा और शकीला दोनों मिलकर कमरे से निकली। मर्द जिस कमरे में ठहराए गए थे वो 10-15 कदम के फासले पर था। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े राहदारी से गुजरी। ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला था लेकिन अंदर अंधेरा था। इन दोनों में से किसी की हिम्मत ना हुई कि अंधेरे कमरे में अंदर जाएं। अंदर जाकर लाइट जलाएं और फिर ये देखें कि फुरकान मामू कहाँ सोए हुए हैं। कमरे से फर्नीचर निकालकर फर्श पर बिस्तर बिछा दिए गए थे। सब लोग कंबल और लिहाफ ओढ़े लंबे लंबे पड़े थे। अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे बराबर कमरे बनी हुई हों। शकीला, अंदर तो अंधेरा है, अंदर कैसे जाए? राजदा ने कहा, तुझे मालूम है लाइट का स्विच कहाँ है? शकीला ने पूछा, नहीं, मुझे नहीं मालूम। राजदा ने जवाब दिया। फुरकान मामू दरवाजे के नजदीक ही सोए हुए थे। अभी वो पूरी तरह सो ना पाए थे कि इन लड़कियों की आवाजें सुनकर इनकी आंख खुल गई। उन्होंने अपने चेहरे से लिहाफ हटाया तो देखा दरवाजे पर राजदा और शकीला खड़ी हैं। वो फौरन उठकर बैठ गए। भाई क्या हुआ? मामू फुरकान की अचानक आवाज सुनकर लड़कियां और डर गईं। राजदा, खैरियत तो है? मामू फुरकान लिहाफ से निकलते हुए बोले। फुरकान मामू, जल्दी चलिए, अम्मी, आपको अम्मी ने बुलाया है। राजदा ने जल्दी से कहा। अच्छा चलो, कहाँ है तुम्हारी अम्मी? फुरकान मामू ने कमरे से निकलते हुए कहा। मामू फुरकान जब राजदा और शकीला के साथ खवातीन के कमरे में पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि मामला कुछ संगीन है। सारी खवातीन के चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थी। फिर सबसे अजीब बात यह थी कि दुल्हा मियाँ भी इन खवातीन के दरमियान मौजूद थे, जबकि इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अकबर भी हवानक बना हुआ था। मामू फुरकान को देखकर सबके चेहरों पर एक इत्मीनान की लहर उभरी। अकबर का क्या हुआ? मामू फुरकान ने बरह रास्त अकबर से सवाल किया। मामू, इसे हम लोग अभी दुल्हन के कमरे में छोड़ कर आए थे मगर ये वहां से डर कर आ गया है। मामू फुरकान ने हैरान होकर पूछा, मामू वहाँ नीलम नहीं है इस मरतबा? अकबर बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? मामू फुरकान परेशान हो गए। हाँ मामू, मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ नीलम नहीं है, वहाँ 2 चुड़ैलें बैठी हैं। अकबर, ये क्या फजूल बात कर रहे हो? मामू फुरकान ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ मेरे साथ। मामू फुरकान ने अकबर का हाथ पकड़ कर इसे उठाया और कमरे की तरफ बढ़े। साबरा, तुम भी आओ। मामू फुरकान ने साबरा को अपने पीछे आने का इशारा किया। कमरे का दरवाजा चौपट खुला हुआ था। फुरकान मामू ने अकबर को पीछे किया और खुद आगे बढ़े। खुले दरवाजे से उन्होंने जो मंजर देखा इसमें कोई खौफनाकी नहीं थी। नीलम बैठी थी और इसकी नजरें दरवाजे पर थी। दरवाजे पर फुरकान मामू को देखकर नीलम ने सर झुका लिया
और सिमट सुकड़ कर बैठ गई। अकबर यहाँ तो कुछ नहीं, फुरकान मामू ने पलट कर अकबर से कहा और इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। पीछे साबरा थी। उन्होंने कमरे में दाखिल होकर सबसे पहले नीलम को देखा। बेड पर बैठकर साबरा ने नीलम का जरा घूंघट हटाकर इसका चेहरा देखा। घूंघट के अंदर नीलम ही थी। वो साबरा को देखकर मुस्कुराई। साबरा ने महसूस किया कि नीलम की आंखों में कुछ फिक्रमंदी मौजूद है। साबरा ने नीलम को करीब करके इसका सर अपने कंधे से लगा लिया। प्यार से बोली, मेरी बच्ची। साबरा को नीलम से बातें करते देखकर फुरकान मामू अकबर को अपने साथ लेकर कमरे से निकल गए ताकि वो इत्मीनान से बातें कर सके। खाला इन्हें क्या हुआ था? नीलम ने दोनों के बाहर निकलते ही साबरा से सवाल किया। साबरा नीलम का सवाल सुनकर अजीब उलझन में पड़ गई। इनकी समझ में ना आया कि क्या जवाब दें। ये कमरे में आकर क्यों भाग गए थे? नीलम ने सवाल किया। इस सवाल का जवाब साबरा के पास था, लेकिन वो खामोश रही। नहीं चाहती थी कि नीलम को हकीकत बताकर इसी दहशत में मुब्तला कर दे। इसी कोई गलतफहमी हो गई थी। साबरा ने असल बात को गोल कर दिया। अच्छा ठीक है, नीलम ने यह कहकर खामोशी इख्तियार कर ली। साबरा ने खुदा का शुक्र अदा किया कि नीलम ने इस सिलसिले में मजीद सवालात नहीं किए। नीलम बहुत कम गो मशहूर थी। इस वक्त इसकी कम गोई इसके हक में बेहतर साबित हुई थी। मामू फुरकान और अकबर के निकलने के बाद कमरे में खवातीन की जलगार हो गई। वाहिदा कुछ पूछना चाह रही थी। साबरा ने अपने होठों पर उंगली रखकर इन्हें खामोश कर दिया। सब खवातीन समझ गईं कि यहाँ नीलम के सामने कोई बात नहीं की करनी। कुछ देर के बाद दुल्हन का कमरा खाली कर दिया गया। अकबर को एक मरतबा फिर कमरे में जाने का वीजा मिल गया। वो धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुआ। चंद लम्हे वो दरवाजे पर खड़ा रहा। नीलम इसकी आंखों के सामने सर झुकाए बैठी थी। इसके अलावा कमरे में कोई ना था। अपनी धड़कन पर काबू पाते हुए इसने दरवाजा बंद किया। अभी वो दरवाजे की चटखनी चढ़ा ही रहा था कि इसके कानों में म्याऊं की आवाज आई। अकबर चटखनी चढ़ाते चढ़ाते फौरन रुक गया। इसने पलट कर देखा। इसे कमरे में कुछ नजर न आया। कमरे में ज्यादा सामान न था जिसके पीछे वो गायब हो सकता। अकबर ने पूरा कमरा खंगाल डाला, मगर इससे वो कहीं नजर न आया। फिर मियाओं की आवाज कहाँ से आई थी? इसने सोचा ये इसका वहम होगा। ये सोचकर इसने फिर दरवाजा बोल्ट करना चाहा। अभी इसका हाथ चटनी के पर ही था कि इसे फिर मियाओं की आवाज आई। इस मर्तबा इसे ये आवाज अपने कदमों के नीचे से सुनाई दी थी। वो उछलकर पीछे हटा। फिर इसने चारों तरफ तेजी से घूमकर देखा। इसे वो कहीं नजर न आया। नीलम अपनी जगह बैठी बैठी परेशान हो रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका शोहर इसकी तरफ आने के बजाय कोने पे चालों में क्या देखता फिर रहा है। इसका जी चाहा कि इससे पूछे, मगर फिर शर्म आ गई। वो दुल्हन थी, वो बातचीत में पहल कैसे करती। इधर अकबर की परेशानी बढ़ती जा रही थी। फिर अकबर नीलम के बेड के नजदीक आया। इसने जरा सा झुककर नीलम के पूछा, नीलम क्या तुमने कोई आवाज सुनी है? ये वो पहला मुकलमा था जो अकबर को अपनी नई नवेली दुल्हन से बोलना पड़ा। इस रात के इसने कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, जाने क्या क्या सोचा था कि यूं कमरे में दाखिल होगा, यूं इसके सामने खड़ा होगा, सलाम करेगा, फिर बेड पर बैठेगा, धीरे से आहिस्ता आहिस्ता इसका घूंघट उठाएगा, इन लफ्जों में इसके हुस्न की तारीफ करेगा। लेकिन सारे प्लान धरे रह गए। सुहागरात ख्वाब रात बन गई। ऐसा भयानक ख्वाब जिसने जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ा दी थी। कैसी आवाज? नीलम ने सर झुका के धीरे से पूछा। इसी वक्त मियाओं की आवाज आई। इस मरतबा ये आवाज बेड के नीचे से आती हुई महसूस हुई थी। ये अकबर ने घबरा कर कहा। किसी बिल्ले के बोलने की आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। नीलम ने सादगी से जवाब दिया। अरे हैरत है, अकबर ने कहा और झुककर बेड के नीचे देखा। वहां कोई चीज ना थी। फिर वो नीलम से मुखातिब होकर बोला, इस कमरे में मैं मुसलसल बिल्ले की आवाज सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्ला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यानी वो कहाँ छुपा बैठा है? इस बिल्ले ने तो मेरी जिंदगी हराम कर दी है। इससे पहले जब आप कमरे में आए थे तो घबरा कर भाग क्यों गए थे? इस वक्त क्या हुआ था आपको? नीलम ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अकबर को देखा। इसकी तीखी नजरों में बड़ा शिकवा था। वो इस वक्त ये कहते हुए इसने नीलम के चेहरे पर नजर डाली। साबरा ने अकबर को मना कर दिया था कि वो दुल्हन को कुछ ना बताए, ख्वाह मखा वो डरेगी। अभी वो सोच ही रहा था कि इससे क्या कहे कि इसका चेहरा देखकर एक मरतबा फिर इसके जिस्म में कभी दौड़ गई। वो घबरा कर उठ खड़ा हुआ। अब इस घूंघट में नीलम ना थी। वो लंबी जुबान वाली खौफनाक औरत थी जो इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अकबर के लिए अब इस कमरे में ठहरना मुमकिन ना था। वो एक मरतबा फिर सर पर पांव रखकर भागा। इस मरतबा वो औरतों की तरफ ना गया, मामू फुरकान के पास पहुंचा। मामू फुरकान अपने कमरे की बिजली बुझाकर लिहाफ में घुस चुके थे और सोने की तैयारी कर रहे थे। मामू फुरकान अकबर ने दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज लगाई। अकबर की घबराई हुई आवाज सुनकर मामू फुरकान ने लिहाफ एक तरफ फेंका, जल्दी से उठकर कमरे की लाइट जलाई और बोले, अब क्या हुआ? मामू कमरे में मौजूद है। इस मरतबा वो अकेली है। इसके अलावा कमरे से मियाँ मियाँ की आवाजें भी आ रही हैं। अकबर ने जल्दी जल्दी घबराए हुए लहजे में कहा। मामू फुरकान ने मुंह से एक लफ्ज न कहा। वो खामोशी से इसके साथ हो ली। कमरे में पहुंचकर उन्हें कोई गैर मामूली बात महसूस ना हुई। नीलम बेड पर बैठी थी। इसका चेहरा दरवाजे की तरफ था और साफ नजर आ रहा था। फुरकान मामू ने कमरे में चारों तरफ चक्कर लगाया, सारे कोने बचाले देख डाले, मगर इन्हें वहां बिल्ले की मौजूदगी का एहसास ना हुआ। फुरकान मामू ने सवालिया निगाहों से अकबर की तरफ देखा। अकबर इनकी सवालिया निगाहों का क्या जवाब देता? इसने खामोशी से सर झुका लिया। इस वक्त कमरे में नीलम मौजूद थी और कोई ना था। अकबर जब फुरकान मामू को बुलाने आया था तो इसकी आवाज खवातीन के कमरे तक पहुंच गई थी। ना साबरा फौरन कमरे से निकल आई थी। पीछे पीछे वाहिदा भी थी। साबरा को दरवाजे पर देखकर फुरकान मामू ने कहा, साबरा जरा दुल्हन को अपने साथ ले जाओ। फिर कुछ हुआ है क्या? साबरा ने पूछा। हाँ, फुरकान मामू ने मुख्तसर से जवाब दिया। इलाही खैर। वाहिदा ने अपने दोनों हाथ सीने पर रख लिए। आओ बेटी बाहर चलो। दुल्हन के बाहर जाने के बाद फुरकान मामू ने अकबर से कहा, तुम भी जाओ। फिर इसके जाने के बाद फुरकान मामू ने कमरा अंदर से बंद कर लिया। 5 मिनट के बाद जब वो कमरे से बाहर आए तो इनके चेहरे पर इंतहाई से जीत आ रही थी। उन्होंने साबरा को लहदा ले जाकर इससे कहा, साबरा वो कमरा ठीक नहीं। क्यों मामू, वहाँ क्या है? साबरा ने पूछा। वो असेब ज़दा है। वो
फुरकान मामू ने बड़ी संजीदगी से कहा। लेकिन तुम इस बात को नहीं समझोगी। अब मेरा मशवरा ये है कि दूल्हा दुल्हन को कोई और कमरा दे दो, वो कमरा इस घर में ना हो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा मामू ठीक है। खिलाफ तवक्को साबरा ने कोई बहस नहीं की। इनका बेटा इस वक्त की जिस अजाब में मुब्तला था, इसे देखकर कुछ ना मानना इतना आसान ना था। फिर वाहिदा ने तजवीज़ पेश की कि नीलम को इसके अपने कमरे में पहुंचाए देते हैं। जल्दी जल्दी इसके कमरे को ठीक किया गया और नीलम को इसके कमरे में पहुंचा दिया गया। इस वक्त नीलम के पास रायदा मौजूद थी। वो इसे बिठाकर इसका घूंघट वगैरह दुरुस्त कर रही थी। नीलम ने राजदा से पूछा, राजदा ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो मालूम नहीं। राजदा ने साफ झूठ बोला। अम्मी से पूछकर बताऊंगी। और राजदा बाहर आ जाओ। साबरा ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर इससे आवाज दी। अच्छा अम्मी आई, राजदा ने उठते हुए कहा। राजदा के जाने के बाद नीलम की नजरें खुले दरवाजे पर बिछ गईं। फिर इससे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी।